तो आइए आज सीटीईटी प्रिपरेशन में जेंडर रूढ़िवादिता और समावेशी शिक्षा से पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखते हैं। लगभग 20-25 प्रश्न हैं। अगर इनको आप देख लेते हैं तो उम्मीद है कि जेंडर रूढ़िवादिता और समावेशी शिक्षा से सीटीईटी में पूछे जाने वाले प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे। आप अगर नए यूज़र्स हैं हमारे चैनल पे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। पुराने हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि औरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो बिना समय को व्यर्थ किए हुए हम लोग प्रश्न नंबर 1 पे आते हैं। अध्यापक को उदाहरण देते हुए महिला को नर्स या अध्यापिका दिखाना तथा पुरुषों को डॉक्टर या पायलट दिखाना तक सीमित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना को चिन्हित करता है। किस चीज़ को चिन्हित करता है यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे। तो देखिए, जब भी हम लड़का या लड़की को उसके काम के आधार पर बांट देते हैं तो ये सामाजिक भेद है, और इस सामाजिक भेद को हम लोग कहते हैं जेंडर रूढ़िवादिता। ये एक सामाजिक भेद है, जेंडर रूढ़िवादिता। तो आइए आगे दूसरे प्रश्न को देखते हैं। समान कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। समान कक्षा मतलब आप समझ गए होंगे, जिसमें हम सभी बच्चों को एक साथ बैठाकर पढ़ाते हैं। उसमें विशेष आवश्यकता वाले अगर कोई बच्चे आ गए हैं तो उनको शामिल करने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। अब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे आप जान ही रहे होंगे, ऐसे बच्चे जो या तो कम देखते हैं, जिनकी नज़र कमज़ोर है मतलब दृष्टि कमज़ोर है, या जो श्रवण बाधित है मतलब जिनको सुनने में दिक्कत है, या जो बोलने में जिनको दिक्कत है, या हो सकता है चलने में दिक्कत हो। तो ऐसे बच्चे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं। मंदबुद्धि भी होते हैं कुछ थोड़ा, तो वो सब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं। तो ऐसे बच्चों के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन-कौन सही है वो आपको बताना है। चलिए पहले आप खुद पढ़िए कि इसमें से कौन-कौन सा ऑप्शन सही लगता है। विशेष बालक के सशक्त पक्ष, सशक्त मतलब उसके मजबूत पक्ष, रुचियों और आवश्यकताओं की पहचान करना, ये एकदम सही बात है। ये हमें करना चाहिए। तो एक तो सही मिल गया। तो इसमें से जहाँ-जहाँ एक है, हम देख रहे हैं यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ एक है। अब इस तीनों में से कोई एक सही होगा, ये गलत हो गया। चूँकि एक बिल्कुल सही है, तो ये 1 नंबर अब आंसर मेरा नहीं होगा। अब दूसरा है व्यक्तिक भिन्नताओं का निरादर करना और एक समानता सुनिश्चित करना। देखिए, हम किसी की भी व्यक्तिक भिन्नता का निरादर नहीं करेंगे। एक क्लास होता है, उसमें विभिन्न क्षेत्रों से बच्चे आए होते हैं, सबकी अपनी-अपनी व्यक्तिक भिन्नता होती है। तो क्या उसका हम निरादर करेंगे? उसे का हम अपमान करेंगे? नहीं। तो ये गलत हो गया। तो अब इसमें से जिसमें भी 2 नज़र आता है, वो हमारा आंसर नहीं होगा। तो यहाँ 2 नज़र आ रहा है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, चूँकि ये ऑप्शन गलत है। अब अधिगम को सहज बनाने के लिए आकलन युक्तियों का अनुकूलन करना। देखिए, अधिगम को सहज बनाने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की युक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए, ये सही है। तो तीसरा इसमें भी है और इसमें भी है। अब इसी दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अगर चौथा सही हुआ तो 3 हो जाएगा। प्रत्येक के लिए व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनाना, यकीनन सभी के हिसाब से हमें शिक्षा का योजना बनाना चाहिए, मतलब चौथा भी सही है। तो इन सबों को जब हम देखते हैं तो हमारे सामने ऑप्शन नंबर 3 ये सही हुआ। तो इसे हम लॉक करते हैं। आपने देख लिया होगा, इसे फिर से पढ़ लें क्या-क्या सही है। अब आगे अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 में कहता है प्रकाश मतलब रोशनी, ध्वनि, स्पर्श और अन्य सांवेगिक जानकारी के प्रति अति संवेदनशीलता। संचारण में शाब्दिक क्षमता, अशाब्दिक मतलब सही से नहीं बोल पाना, शाब्दिक क्षमता मतलब शब्द की कमी होना, जो बोलना चाहता है वो बोल नहीं पा रहा है। नित्य कर्मों पर अन्य व्यक्तियों को अति निर्भरता, मतलब वो अपने जो दिनचर्या का कार्य है उसके लिए दूसरे व्यक्ति पर निर्भर होना, दूसरे से नज़र चुराना, अगर किसी से नज़र मिला के बात नहीं कर पाना, ये किसके लक्षण हैं? तो आप यहाँ पे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ऐसे बच्चे, देखिए, श्रवण अक्षमता में क्या होता है, बच्चे कम सुनते हैं, उसमें ये सारा लक्षण नहीं होता है। बौद्धिक अक्षमता होती है जिसमें बच्चे सही से नहीं समझ पाते हैं, उसमें भी ये सारी चीज़ें नहीं होती है। दृष्टि अक्षमता, इसमें बच्चे कम देखते हैं। तो यहाँ पे एक बचा सॉलिन स्पेक्ट्रम, तो इसका आंसर यही होगा। तो सॉलिन स्पेक्ट्रम में आप समझ गए होंगे, इसे ASD भी कहते हैं, ठीक है। ऑप्टिज्म स्पेक्ट्रम भी कहते हैं इसे, ऑप्टिज्म स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब किसी बच्चे पे तेज प्रकाश पड़े या तेज ध्वनि, जैसे ट्रक व्रक के बगल से गुजर रहा, अचानक ट्रक हॉर्न मार दे, या आप अचानक उसे छू दे, तो वो अजीब सा चमक जाता है, उछल जाता है ना। तो ऐसे बच्चे को हम लोग कहते हैं सॉलिन स्पेक्ट्रम से ग्रसित बच्चा, है ना। वो जो दूसरे पे निर्भर भी रहते हैं बहुत हद तक, और किसी बड़े से नज़र मिला के जल्दी बात नहीं कर पाते हैं, तो सॉलिन स्पेक्ट्रम। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में सुविधा वंचित, देखिए, सुविधा वंचित समूहों से आने वाले बच्चों को शामिल
करने के लिए प्रभावशाली नहीं हो रहेगी, यहाँ पे नहीं रहेगी। तो सबसे पहला जो इसमें शब्द है सुविधा वंचित समूह। सुविधा वंचित समूह का मतलब गाँव में दूर-दराज़ गाँव के जो बच्चे होते हैं, कम पढ़े-लिखों के जो बच्चे होते हैं, गरीब के जो बच्चे होते हैं या छोटी जाति जो कहते हैं उनके जो बच्चे होते हैं, ये सब सुविधा वंचित समूह है। तो ऐसे बच्चों के लिए प्रभावशाली नहीं होगा। क्या प्रभावशाली नहीं होगा अधिगम प्रक्रिया में, उसको हम लोग देखते हैं। तो कक्षा में होने वाली चर्चाओं में शामिल होने के अवसर देना तो प्रभावशाली होगा। विद्यालय की सभी गतिविधियों में बच्चों की सहभागिता, ये भी बच्चों के अधिगम के लिए प्रभावशाली होगा। अगर उसे अधिक सहभागिता देंगे तो बहुत अधिक सीखेगा। चर्चाओं में शामिल करेंगे तो वो अधिक सीखेगा। बच्चों की उपस्थिति और ठहराव का नियमित मॉनिटरिंग करना। अगर हम उस पे लगातार निगरानी रखेंगे कि बच्चे रुक रहे हैं कि नहीं रुक रहे हैं, क्यों नहीं रुक रहे हैं, इस चीज़ की मॉनिटरिंग अगर करते रहेंगे तो ये भी प्रभावशाली है अधिगम के लिए। समूह संबंधता के आधार पर पृथक-पृथक बैठने की व्यवस्था करना, ये गलत है। बच्चों को समूह बना देना कि तुम गरीब के बच्चे हो अलग बैठो, तुम पढ़े-लिखे के बच्चे अलग बैठो, तुम बड़ी जाति के बच्चे अलग बैठो, तो ये प्रभावशाली नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आंसर है नहीं में पूछ रहा है, आप देख रहे हैं ना, ये नहीं में पूछ रहा है। तो नहीं का आंसर चौथा होगा कि समूह संबंधता के आधार पर पृथक-पृथक बैठने की व्यवस्था करना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग बात करते हैं। एक विद्यार्थी अलीज़ा जिसे परिस्थिति पर पूर्ण नियंत्रण है। जिस कुछ बच्चे होते हैं जिसे परिस्थिति पे पूर्ण नियंत्रण होते हैं, तो वो परीक्षा में असफल होने के लिए किसी ज़िम्मे देखिए, परीक्षा में असफल अगर हो गया, जिनको परिस्थिति पर पूर्ण नियंत्रण होगा, ऐसे बच्चे जिनको परिस्थिति पर पूर्ण नियंत्रण होगा और वो परीक्षा में असफल हो गए, तो वो किसी चीज़ को दोष नहीं देता है, बल्कि वो मानता है कि उसकी योग्यता में कमी है। इसलिए इसका आंसर यही होगा। और जिनको परिस्थिति पर पूर्ण नियंत्रण नहीं होता है, वही किसी और चीज़ को दोष देता है। जैसे कि जिस सिलेबस की पढ़ाई नहीं हुई, वहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया, क्वेश्चन सिलेबस से बाहर पूछ दिया, या बार-बार साइन कराने के लिए आ रहा था, उससे हम डिस्टर्ब हो गए, या कोई और चीज़ों को अपना बहाना बना देता है, या जो नहीं पढ़े इत्तेफाक से वही पूछ दिया। तो ये सब परिस्थिति पर पूर्ण नियंत्रण का नहीं होना होता है। और जिसको नियंत्रण रहेगा वो सीधा कहता है कि मेरी योग्यता में कमी रह गई। तो इसका आंसर योग्यता में कमी। अब आता है जेंडर। जन्म के समय निर्धारित होता है, आनुवांशिक विशेषताओं द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है। ये हम पहले भी पहला क्वेश्चन में ही बता चुके हैं कि जेंडर जो है, जेंडर रूढ़िवादिता या जेंडर कहो, वो एक सामाजिक संरचना है। हम लोग समाज में लड़का और लड़की को अलग कर चुके हैं। अब 7वें नंबर प्रश्न पे आता है कि निम्नलिखित में से प्रगतिशील कक्षा की विशेषता क्या नहीं है? एक चीज़ आप सुन लीजिए, प्रश्न को सुनने से पहले आप इस पूरे वीडियो को देखें, आपको फ़ायदा मिलेगा। आपसे समावेशी शिक्षा रूढ़िवादिता से आपका कोई प्रश्न नहीं छूटने वाला है, अगर पूरी वीडियो को आप देखते हैं तो। निम्नलिखित में से प्रगतिशील कक्षा, 7वें नंबर प्रश्न पे फिर हम आ गए हैं कि निम्नलिखित में से प्रगतिशील कक्षा मतलब समझ रहे हैं, जहाँ सब कुछ बढ़िया चल रहा हो, बच्चे सक्रिय हों, एक्टिव हों, है ना? बेहतरीन तरीके से अधिगम चल रहा है। तो प्रगतिशील कक्षा की विशेषता क्या नहीं है, यहाँ नहीं पूछ रहा है। बच्चों की सक्रियता सहभागिता, ये तो प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। लचीला समूह रचना, ये भी प्रगतिशील कक्षा। सक्रिय अध्यापक, प्रगतिशील कक्षा। तो यकीनन दंड एंड पुरस्कार जहाँ भी रहे वो प्रगतिशील कक्षा नहीं होगा। रमणीक की कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, दृष्टिबाधित छात्र है, मतलब विशेष आवश्यकता वाले कोई बच्चे हैं। एक समावेशी कक्षा के इस संदर्भ में उसे क्या निर्देशात्मक समायोजन करने चाहिए? त्रिविमीय नक्शे और चार्ट जैसे स्पर्शीय संसाधनों का प्रावधान करना चाहिए। एकदम सही बात है कि त्रिविमीय नक्शे होना चाहिए, मतलब 3 डायमेंशनल, जो छूने पे उभार भी हो जिसमें, और जो इसे स्पर्श करने पर आसानी से पता चल जाता हो। तो जो बच्चे की कम दृष्टि होती है वो स्पर्श करके पढ़ना जानते हैं, वो स्पर्श करके ही पढ़ पाते हैं, तो ये तो सही होगा। विविध प्रकार के दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण, छोटी व मुद्रित कारशीट। देखिए मुद्रित कारशीट वगैरह दृष्टिबाधित के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, वो छू ही नहीं पाएगा, छपा रहेगा तो उसे क्या पता चलेगा? कुछ नहीं पता चलेगा। कुछ दृश्य दिखा दीजिएगा, चूँकि वो तो दृष्टिबाधित है, तो उसे दृश्य का क्या पता चलेगा? या मुद्रित पुस्तक से उसको क्या फ़ायदा है? तो ये सब गलत हो गया इसके लिए, दृष्टिबाधित के लिए। अब आइए प्रश्न संख्या 9 पे हम लोग बात करते हैं। एक समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली, देखिए सहयोगात्मक, आपस में सहयोग करना, और सहपाठी अधिगम, सहपाठी मतलब हमजोली के साथ मिल-जुल करके पढ़ना, अत्यधिक हतोत्साहित करते हैं, तो ये हतोत्साहित नहीं करेगा, इसलिए ये गलत हो गया। हतोत्साहित मतलब क्या होता है कि क्या हमें डिमोरलाइज़ करेगा, हमें अच्छी मतलब हमारी शिक्षा को बेहतर दिशा में नहीं ले जाएगा? तो ऐसा नहीं है, हतोत्साहित नहीं करता है। सहगामी या सहपाठी के साथ जब मिल के पढ़ेंगे, तो आपकी शिक्षा और अच्छी होगी, उसका फल अच्छा मिलता है, अधिगम बढ़िया होता है। क्रिया विधि को प्रोत्साहित करना चाहिए। रूढ़िबद्ध धारणाओं का निर्माण करती है, ये तो गलत है। अधिगम प्रतिफलों को सभी के लिए कम करती है, कम नहीं करती है। तो इसका आंसर दो, प्रतिफल को बढ़ावा देती है ना? प्रोत्साहित करती है, तो ये इसका आंसर होगा। अगर हम सहभागी, सहयोगी या फिर अपने 2-4 आदमी मिल के अगर किसी शिक्षा पे काम करते हैं, अधिगम करते हैं, तो वो हमें प्रोत्साहित भी करता है और हमें उसका प्रतिफल भी बेहतर मिलता है। तो इसका आंसर 2 होगा, ठीक है?
चलिए, अब अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 10 पर। अध्यापक को अपनी कक्षा में सुविधा वंचित वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, यहाँ फिर आया सुविधा वंचित वर्ग वाला। मतलब वह जो पिछड़े या एजुकेशनली पिछड़े या इकोनॉमिकली पिछड़े या सामाजिक तौर से पिछड़े लोग के जो बच्चे होते हैं, उनसे संबंधित बात है। तो उसके लिए अध्यापक क्या करेंगे? विद्यालय से बाहर अतिरिक्त मदद लेने के लिए कहना चाहिए? नहीं, ये तो गलत है। विद्यार्थी के लिए विशेष सेक्शन बनाने चाहिए? नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। कोई भी बच्चा आएगा, उसे समावेशी कक्षा में हमें एक साथ बैठा के पढ़ाना है, इसलिए दूसरा भी गलत है। मतलब विद्यार्थियों के लिए विशेष सेक्शन नहीं बनाना चाहिए। योग्यता आधारित समूह बनाना चाहिए? समूह-तमूह नहीं बनाना चाहिए, सबको एक साथ मिला के पढ़ाना चाहिए। सहयोगात्मक समूह हाँ, सहयोगात्मक समूह बनाना चाहिए, जिसमें 4-5 बच्चे एक साथ मिल करके, चूँकि सब में भिन्नता पाई जाएगी, तो सब एक साथ मिल करके जब करेंगे तो अलग-अलग तरह का नॉलेज एक साथ होगा और अधिगम बेहतर होगा, तो यही इसका आंसर होगा। जेंडर एक अवधारणा है, इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है। मतलब समाज में हम लोग लड़का और लड़की को अलग कर दिए हैं। निम्न में से कौन-सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है? समावेशी का सिद्धांत नहीं है। देखिए, समता है। समता का मतलब क्या हुआ कि जिसको कम आता है, उस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, जिसको ज़्यादा आता है, उस पे कम ध्यान देना। मतलब पूरे क्लास पे इस तरह से ध्यान देना कि सब एक साथ चल सके। तो इसको हम लोग समता कहते हैं। पृथकीकरण और लेवलिंग, तो पृथकीकरण नहीं करना चाहिए। समावेशी शिक्षा में सबको हमें अलग-अलग ग्रुप में नहीं बाँटना चाहिए। तो इसलिए पृथकीकरण नहीं करना चाहिए, उसका लेवलिंग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ नहीं की बात हो रही है, मतलब आंसर यही होगा। समझ रहे हैं? आंसर यही होगा। चूँकि देखिए, विभिन्नता हेतु व्यवस्था अनुकूलन, मतलब अलग-अलग जो भिन्नता होती है ना, तो उसके लिए वो सही चीज़ है। अनुकूल उसमें अनुकूलित हमें करना चाहिए। व्यक्तिगत विविधताओं का अपनाना चाहिए, ये सब सही है। पृथक्करण और लेबलिंग गलत है समावेशी शिक्षा के लिए। तो आइए प्रश्न संख्या 13 पे अब आते हैं। कक्षा में व्यक्तिक भिन्नताओं को सँभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? तो अब देखिए, यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 13 है, उसमें बोला है प्राथमिक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? अगर विभिन्नताएँ हैं तो, व्यक्तिगत भिन्नताएँ हैं तो, कक्षा में सबके लिए कड़े नियम, देखिए कड़े नियम हम लोग लागू नहीं कर सकते, ये सीधे से खारिज कर दीजिए। प्राथमिक स्तर पर पेपर पेंसिल आधारित मानक परीक्षण भी कहीं पे रहे तो उसको कट कर दीजिए। अधिगम में पेपर पेंसिल मानक परीक्षण ये सब कट होता है। सभी के लिए समान पाठ्यक्रम और अधिगम गति निर्धारित करनी चाहिए। विद्यार्थी को अधिगम के विविध अवसर प्रदान करने चाहिए, सबसे बेहतर यही है, विविध अवसर प्रदान करने चाहिए। तो इसका आंसर 4 हो गया। अब आते हैं हम लोग कुछ प्रश्न संख्या 14 पे। अनीता, जो कि चौथी कक्षा की अध्यापिका है, अपनी कक्षा में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहाँ कई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे विषय में निरस्ता महसूस करते हैं। अब आप पढ़ा रहे हैं और बच्चे उसमें मतलब दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, रुचि नहीं ले रहे हैं, निरस्ता महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो समझ ही नहीं रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन विद्यार्थियों की अनदेखी करें और उसे विषय वस्तु को पढ़ाना जारी रखें। नहीं, हम अनदेखी नहीं कर सकते हैं, ये गलत हो गया। इन विद्यार्थियों को दंडित करें, दंडित जैसे आ गया, गलत हो गया। पाठ के विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीके पर पुनः चिंतन करें, ये एकदम सही है कि अगर बच्चे में निरस्ता है तो आपको अपने जो पढ़ाने के तरीका है उस पे पुनः चिंतन करना चाहिए, उसमें कुछ सुधार लाना चाहिए। तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सी शैक्षणिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधित से जूझते हुए विद्यार्थी के लिए, मतलब जो बच्चे को कम दिखाई दे रहा है, उसके लिए समावेशी हेतु प्रभावशाली नहीं है? प्रभावशाली नहीं है, दृष्टिबाधित के लिए प्रभावशाली नहीं है, इस पे बात कर रहे हैं। तो प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलना, ये तो प्रभावशाली होगा। अगर दृष्टि बाधित है तो कम से कम वो सुन तो बेहतर सकता है, इसलिए हमें बोलना बेहतर तरीके से चाहिए क्लास में, कि ताकि दृष्टि बाधित को उसका फ़ायदा मिल सके। तो ये दृष्टि बाधित के लिए प्रभावशाली है, अगर हम स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं तो। 3 आयामी नक्शे और चार्ट प्रस्तुत करना, ये भी प्रभावशाली है, चूँकि दृष्टि बाधित छू कर ही समझ जाएँगे। 3 आयामी में क्या होता है, उभार भी होता है नक्शे में, या किसी भी चीज़ को 3 आयामी का मतलब उसमें ऊँचाई भी साथ में रहती है, उभार भी रहता है, इसलिए ये दृष्टि बाधित के लिए प्रभावशाली रहेगा। ऐसी किताबें और बोर्ड जिनको स्पर्श या महसूस किया जा सके, स्पर्श और महसूस किया जाएगा तो दृष्टिबाधित के लिए फ़ायदे की चीज़ है। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण। देखो, अगर सिर्फ दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण रहेगा तो उसे दृष्टिबाधित, चूँकि उसको तो दृष्टि प्रॉब्लम है, तो दृश्यात्मक मतलब देखने वाला प्रस्तुतिकरण को वो कैसे देखेगा? तो यही उसके लिए नहीं होगा। तो इसका आंसर हो गया 4, कि दृष्टिबाधित के लिए प्रभावशाली नहीं है दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण, चाहे वो कंप्यूटर से हो, चाहे वो टीवी पे हो, कहीं भी हो। अब आता है प्रश्न संख्या 16 पे। निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है? कौन-कौन सी विशेषता है जो प्रतिभाशाली बच्चों में होती है? यहाँ ये असल बता रहा है। तो शीघ्रता से सीखते हैं प्रतिभाशाली, यकीनन शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद भी रखते हैं, ये तो सही है। मतलब 1 नंबर तो होगा ही सब में, तो ये इसमें 1 नंबर नहीं है, मतलब ये तो सिरे से गलत हो गया। अब यही तीनों में से 1, 2 और 3 में से कोई सही होगा। सतर्क हो हैं और तुरंत उत्तर देते हैं, ये भी सही बात है, वो सतर्क रहते हैं और हाज़िर-जवाब भी होते हैं। तो दू जिसमें है वो हो गया, तो दू है 3 में और दू है 1 में, मतलब फिर यहाँ ये गलत हो गया, तो दू ठू तो कट गया। अब 1 और 3 में से कोई एक आंसर होगा। तत्पर होकर बेहतर प्रदर्शन करते हैं, यकीनन वो बहुत तत्पर रहते हैं, उत्सुक रहते हैं और बेहतर प्रदर्शन करते हैं, तो 3, तो मतलब इसका आंसर हो गया प्रश्न संख्या
मतलब उत्तर संख्या 3। समझ रहे हैं? ये तीनों सही है, इसे अच्छे से देख लो। तत्पर होकर बेहतर प्रदर्शन करते हैं, सतर्क और तुरंत उत्तर देते हैं, शीघ्रता से सीखते हैं, ये तीनों चीज़ सही है। तो आइए आप प्रश्न संख्या 17 पे बात करते हैं। भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा कानून हाल ही में पारित किया? तो देखिए, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कानून पारित किया, तो वो जो कानून था उसे कहते हैं निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण, समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, जिसे आरपीडब्ल्यूडी भी कहते हैं। ये 2016 में लागू हुआ, किसके लिए? दिव्यांग बच्चों के लिए। अब आइए प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेश की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है? देखते हैं, प्राथमिक शिक्षा के समावेश की भावना का सटीक वर्णन करता है। तो शिक्षक केवल मानक और एक तरह की भाषा का प्रयोग, देखिए मानक की बात आ गई, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ सटीक, समावेशी का सटीक बोल रहा है, तो जहाँ सबको लेके चलने की बात होगी वही सही होगा, मानक की बात नहीं सही होगी। शिक्षक कुछ जाति समूह के बच्चों को प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं। कुछ जाति, जैसे ये कुछ लग गया ना, ये गलत हो गया समावेशी के लिए। शिक्षक को विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों से कोई अपेक्षा कैसे नहीं रखेगा? अगर उपेक्षा तो आपको हर बच्चों से रखना होगा। विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों से कोई उपेक्षा नहीं रखते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। उसमें भी कोई गुण होगा, इसलिए आपको उपेक्षा रखना पड़ेगा। शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता है, ये सही हो गया फिर। तो चलिए, इसको भी आप समझ गए होंगे, है ना? सांस्कृतिक रूप से मतलब हमें वैसी शिक्षा देनी चाहिए जो सांस्कृतिक रूप से सही हो। अभी की जो संस्कृति है, अभी का जो समाज है, जो उसे पसंद करता हो, वही हमें शिक्षा देनी चाहिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19। लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और गुड़िया से जोड़ा जाता है, ये साफ है, यही इतने सब पकड़े और ये जेंडर रूढ़िवादिता समझ में आ गया। लड़कों को नीले कपड़े और कारों से जोड़ा जाता है, किसको दर्शाता है? तो जेंडर रूढ़िवादिता, इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। 20। एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है? देखिए, समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों की सहायता की बात की गई है। व्यक्ति लक्ष्यों का निर्धारण करके, एकदम सही बात है। उसके लक्ष्य क्या है, उसका सबसे पहले हमें निर्धारण करना होगा और तब उसको हम कोई सहायता देंगे। प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति नहीं, ये तो नहीं है, कंपटीशन वगैरह को नहीं देखेंगे। सहयोगात्मक अधिगम, यकीनन सहयोगात्मक समावेशी शिक्षा की बात है। मानकीकृत, हम पहले बोले थे इसको कट करना है, तो 1 और 3, इसमें देखिए 1 और 3 कहाँ आया? ये हमारा उत्तर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखते हैं कि एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जातियों के समूह वाले अधिगमकर्ता के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है? भिन्न जातियों मतलब अलग अलग जातियों के बच्चे हैं, तो उसमें समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है? तो देखिए, इसमें से 4 ऑप्शन है, उसमें से जो जो सही है वो आपको उत्तर देना है। अपने उन अवधारणाओं और पूर्वग्रहों पर विमर्श करके जो बच्चों के शैक्षिक अनुभव को सीमित करते हैं, यकीनन ये तो सही होगा। अनुभव की बात कर रहा है, अवधारणाओं की बात कर रहा है, पूर्वग्रह की बात कर रहा है, तो ये सही है। कक्षा में बच्चों की आकांक्षाओं की विविधता शामिल करके, तो आकांक्षा की विविधता को भी शामिल करना चाहिए समावेशी शिक्षा के लिए, एकदम सही बात है। उन संस्थागत प्रतिमानों पर बल देकर जो समानता पर नहीं बल्कि समता पर होना चाहिए, ठीक है। और स्वयं को मानक पाठ्यक्रम के अनुकूल बनाने हेतु छात्रों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो एक है ना, कौन कौन हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया, ये आंसर हुआ। तो इस तरह से आज का वीडियो यहाँ समाप्त होता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।